बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल तहकीकात की, जिसमें तहकीकात करने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया है कि अरशद शरीफ की मौत बाकायदा कत्ल है, गलत शनाख्त का मामला नहीं। और क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में बात कर लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, जरा तफसीलन बताइएगा कि मजीद क्या क्या बातें इस रिपोर्ट में वज़ा की गई हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी गई कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो गलती से नहीं हुआ, केनिया पुलिस की गलती नहीं थी, अलबत्ता उसको बाकायदा प्लानिंग से कत्ल किया गया है, ये कहना है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अरशद शरीफ की जो कमर में जो ऊपर वाले हिस्से के ऊपर गोली लगी थी वो जिस अंदाज में बताया जा रहा है उस अंदाज में नहीं लगती, क्योंकि अगर अरशद शरीफ की कमर में गोली गाड़ी के बाहर से मारी जाती तो यकीनन सीट से वो क्रॉस करके आती और सीट के ऊपर उसका निशान होता, जबकि सीट के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं था, जिससे इस बात का कभी इम्कान रिपोर्ट के मुताबिक पैदा होता है कि अरशद शरीफ की गोली या इंतहाई करीब से मारी गई या फिर वो गाड़ी के अंदर से उनको गोली मारी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पुलिस के 4 एहलकार थे जिन्होंने फायरिंग की थी अरशद शरीफ के ऊपर, उनमें से सिर्फ 3 के साथ मुलाकात कराई गई है और जो ये दावा किया जा रहा था कि सेल्फ डिफेंस में मारा गया है, फायरिंग की गई थी पुलिस की जानिब से, वो मुतजाद लगता है, क्योंकि जिस एहलकार को जख्मी जाहिर किया जा रहा था उससे मुलाकात करने का भी टीम को मौका नहीं दिया गया, इसलिए ये तयन नहीं किया जा सकता कि वो जो पुलिस एहलकार है वाकई जख्मी था या नहीं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वकार अहमद, जिनके पास अरशद शरीफ वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनके करीबी ताल्लुकात हैं ना सिर्फ कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ बल्कि जो कई बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी उनके मजबूत मरासिम हैं। कि रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि यही वजह है कि वकार अहमद ने जो अरशद शरीफ का iPhone और उनका iPad था वो कीनिया की पुलिस के बजाय जो कीनिया की हसास इदारा है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उसको फराहम किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो वकार अहमद हैं और खुरम हैं, इन लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं और जो पुलिस का बयान है और जो खुरम जो गाड़ी चला रहे थे उस वक्त, इनके बयानात में भी तजाद पाया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चलती गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने का जो मौक़िफ़ है वो बज़ाहिर दुरुस्त नहीं लगता और जो रिपोर्ट जो कमेटी की फाइंडिंग है उनके मुताबिक कमेटी का ये कहना है कि शवाहिद से ये बात वाज़ेह होती है कि अरशद शरीफ की गाड़ी को बाकायदा खड़ा करके रोक कर निशाना लेकर अरशद शरीफ को गोली मारी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अरशद शरीफ को जो पाकिस्तान में उनके खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज हुए थे उसमें से सिर्फ 9 के जो कॉपीज़ हैं वो कमेटी को फराहम की गई थी और जो इन मुकदमात की वजह से ही बज़ाहिर अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि कभी इम्कान इस बात का है कि अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने के ऊपर भी मजबूर किया गया हो, इस वजह से अरशद शरीफ ने UAE था उसको छोड़ा और वहाँ से वो कीनिया मुंतकिल हुए। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो पुलिस कीनिया का पुलिस है उनका मुतजाद मौक़िफ़ सामने आ रहा है, बार बार जो भी बात वो करते थे वो दूसरे जो पुलिस एहलकार उनसे मैच नहीं करती थी। जो GSU जो एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड है उनका ये काम ही नहीं है सिरे से कि वो सड़कें ब्लॉक करें और सड़कें ब्लॉक करके नाकाबंदी करके लोगों को चेक करें। वो सिर्फ ट्रेनिंग कैंप के अफसरान थे जिनका ये कहना है कि उनको उनके आला हुकाम की जानिब से ये कहा गया था। जिस गाड़ी का चोरी का शुबा जाहिर किया जा रहा है वो एक मर्सिडीज थी, जबकि जिस गाड़ी में अरशद शरीफ सवार थे वो एक V8 करोला जो गाड़ी है वो थी। इसलिए उस गाड़ी को मिस्टेकन आइडेंटिटी करके जाहिर करना किसी भी सूरत जो कीनिया की पुलिस है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं लगता। ये वो तमाम बातें हैं जो की गई हैं जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसकी जानिब से। तो आप बड़ा तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। इससे कबल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जिसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए थे कि तशद्दुद भी किया गया है और इस तरह के तमाम तर मामलात, क्या इस फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका कहीं जिक्र है? देखिए, तशद्दुद के हवाले से कमेटी का ये कहना है कि जो कीनिया की पुलिस है, जो कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ था उसके मुताबिक उनके जो बाएं हाथ का एक नाखून लिया गया था DNA सैंपल के तौर पर। ताहम जो कितने नाखून लिए गए थे ये वाज़ेह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की उसके मुताबिक 4 जो उनकी उंगलियां हैं बाएं हाथ की उनके नाखून नहीं थे। तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इससे ये बात एविडेंट होती है कि उन पर तशद्दुद किया गया। ताहम कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे इस बाबते में तजाद पाए जाते हैं, इसलिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है इस हवाले से कि क्या अरशद शरीफ को वाकई टॉर्चर किया गया था कत्ल करने से पहले या नहीं। तो ये 2 मुतजाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं इनका जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, इस हवाले से आपने हमें तफसीलन आगाह किया। क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में आप बता रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की रिहाई के केस की समाअत में अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म दिया गया है। अदालत ने मामला पाकिस्तान में अमरीकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म दे दिया है, जबकि रिमार्क दिए गए हैं कि देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का इस पर क्या रद्द अमल है। वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत के साथ रिपोर्ट आइंदा समाअत पर जमा कराने का भी हुक्म।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। PTI के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ते नज़र पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर ख़ज़ाना के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही है। मुलाकात में PDM और PTI के मुतवक्के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई है। सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार की 2 मुलाकातें पहले भी हो चुकी हैं। सदर मुमलिकत से आज चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी मुलाकात करेंगे, जबकि मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और कौमी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक और अहम मामला, स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर के स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक केस की समाअत 1:30 बजे होगी। दानियाल उमर की इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर में बढ़ती स्मोक, अदालती हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने शहर के तमाम स्कूलों में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला लाहौर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल जुम्मा और हफ्ते के रोज बंद रहेंगे, जबकि इतवार को मामूल के मुताबिक छुट्टी होगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदराक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत को हफ्ते में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने का हुक्म दिया था। साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक का कहना है कि लाहौर के स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें तो स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी इन दिनों में हमें मदद फराहम कर सकता है। उनका मजीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। कहना है कि लाहौर के स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें तो स्मोक पर काबू पाया जा सकता है और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी इन दिनों हमें मदद फराहम कर सकता है। स्कूल की बस की फरहमी से सड़कों पर ट्रैफिक में कमी आएगी। सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट का ऐसा कहना बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर इरफान की जानिब से कहा गया है कि लाहौर के स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें, स्कूल बस की फरहमी से सड़कों पर ट्रैफिक में कमी आ जाएगी, ये एक एडवाइस दी गई है। और इसी हवाले से आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक की कमी से स्मोक पर भी काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर इरफान की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। लोग जो स्कूल जाते हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है और ये लोग जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादातर बाइक्स हैं या 2 स्ट्रोक्स जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं। अगर हम इनको एक दिन भी अगर हम बंद करें तो इससे इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन आएगा। और मैं ये समझता हूँ कोविड के बाद एक चीज़ पे हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या अगर हमने स्कूल बंद कर दिए तो क्या बच्चों की एजुकेशन पे फ़र्क आएगा। तो हमने एक चीज़ कोविड के बाद लर्न कर ली है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें किसी हद तक हेल्प कर सकता है। स्कूल्स को हम इतनी पेरेंट्स इतनी उनकी बच्चों की फीस अदा करते हैं तो अगर एक स्कूल में एक बस चले और जो कि अच्छी बस हो जिसमें बैठना बच्चे भी पसंद करें तो कोई भी नहीं पेरेंट्स चाहेगा कि वो उनको खुद छोड़ के आए। तो मेरे ख्याल में ये मैंडेटरी कहा जाए। सो मिन हैसुल कौम हम सबको इकट्ठे होकर ही इस जो स्मोक है इसके साथ मुकाबला करना है। और ये बड़ा अहम मामला है और चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मियां रज़ा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं जो एक बड़ी अहम तजवीज़ भी हमें दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्कूल 3 दिन बंद करने के बजाय स्कूलों के औकात में तब्दीली, 8 बजे लगने वाले स्कूल्स 10 बजे लगाए जाएँ तो मसले पर काबू पाया जा सकता है। सर क्या कहेंगे इस पर आप मज़ीद? गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया 3 दिन स्कूल बंद करने का, हम गुजारिश ये करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप बच्चों ने 2 साल कोविड के अरसे में बहुत कम स्टडीज के साथ इन टच रहे हैं और उनका बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है उस वक्त। अगर आप मजीद बच्चों को और 2 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा दे देंगे और बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो उनका नुकसान है बच्चों का। स्कूल्स को क्या लगेगा, स्कूल्स क्या करेंगे कि उनको तो फीस चली गई, इस पर नुकसान सिर्फ और सिर्फ वालिदैन का है और वालिदैन के उन बच्चों का है जो तालीम हासिल करने जा रहे थे। तो गवर्नमेंट से गुजारिश थी टाइम आगे कर लें। 10 बजे भी अगर आप स्कूल लगा लेते हैं तो 10 बजे यहाँ कहीं स्मोक नहीं होती। तो आप मेहरबानी करके टाइमिंग को इस तरह कर लेते कि बच्चों का नुकसान ना होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां रज़ा साहब। और डॉक्टर इरफान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। कहा, मेरा मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। अगर मेरी तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया है। तफसीलात रावलपिंडी से नईम जंजुआ की रिपोर्ट में।
पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल को तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हुई। असद उमर अपने वकील फैसल एडवोकेट के हमरा पेश हुए। रोस्टरम पर आते ही अपनी तकरीर पर गैर मशरूत माफी मांग ली। कहा, अदालतों का एहतराम करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा मकसद किसी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो माफी चाहता हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी और आपने इन्हीं अदालतों पर इल्जामात लगाए। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात के ऊपर इल्जामात का है। असद उमर बोले, उनकी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। मुल्क के अंदर बदतरीन फस्तायत हो रही है तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठा के अपील अदलिया से ही करनी है और वही हमने अपील की। जस्टिस जवाद हसन ने जवाब दिया, अदालत के पास आपका वीडियो बयान मौजूद है, आपको भी मालूम है आपने क्या कहा। गैर मशरूत माफी पर अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत केस निपटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज ने वतन वापस आने का फैसला। सलमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए, सलमान शहबाज ने अब वतन वापसी का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया है। जो FIA की जानिब से लाहौर में उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें उन्हें इख्तियारी भी करार दिया गया था। इसके अलावा उनके खिलाफ एक नायब केस भी मौजूद था। इन दोनों मुकदमात में उन्होंने पहले हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर किया दरखास्त के उन्हें वतन वापसी पर अदालत पहुंचने तक गिरफ्तारी से रोका गया। अपने वकील अमजद परवेज के जरिए उन्होंने ये इस्तदा किया और 2 हफ्तों के लिए उन्होंने ये रियायत अपने लिए मांगी है। ठीक है सुहेल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक अफगान बॉर्डर पर जिला खैबर का दौरा किया है। वादी तीरा में जवानों के साथ दिन गुजारा और मुल्क दुश्मनों को पैगाम देते हुए कहा, पायदार अमन के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया अमन सबूताज नहीं करने देंगे। सिपह सालार ने पेशावर कोर का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक अफगान सरहद पर अगले मोर्चों पर पहुंच गए। जिला खैबर की वादी तीरा में अफसरान और जवानों के साथ दिन गुजारा। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर ब्रीफिंग और सरहदी बाढ़ के मयार का जायजा लिया। अफसरान और जवानों के अज़्मो हौसले की तारीफ की। दबंग ऐलान भी कर दिया। कहा, हम दुश्मनों के मुल्क में कहीं कोई जगह नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पायदार अमन कायम होने तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम की हिमायत से जारी रहेगी। कुर्बानियां देकर हासिल किया गया अमन किसी को सबूताज करने नहीं दिया जाएगा। मुल्क का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म का इरादा। अमन इस्तेहकाम के लिए गयूर कबाइलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराजे तहसीन भी पेश किया। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा भी किया। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। जंगी साजो सामान के मुआयने के दौरान सिपह सालार को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कश्मीर फरोश ना बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान के उकसाने पर तकरीब में अफसोसनाक हरकत की। कौमी मुफाद बेचने वाला अब कश्मीर पर सियासत कर रहा है। तोशा खाना लूटने, घड़ियाँ बेचने वाला अब कश्मीर पर गंदी सियासत कर रहा है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कश्मीर फरोश ना बताए कि मसले कश्मीर पर क्या करना है। और अब खबर यह है कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल के मालिकान CDA के इक़दाम को वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ करार देते नहीं थक रहे। लेकिन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये जानिए इस रिपोर्ट में। किसी प्रेशर में आके ना आपके सेंटोरस मॉल के लिए ना ताज रेजिडेंशियल के लिए कोई गैर कानूनी NOC जारी नहीं करेंगे। वजीर आजम के मामले खसूसी का 2 टोक ऐलान है गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ, लेकिन सेंटोरस माल के मालकान गुज़िश्ता हफ्ते जारी नोटिस को इंतकामी कार्रवाई करार देकर क्या हकीकत छुपा रहे हैं वो भी जान लें। ये 2 दिसंबर का नोटिस है। उसके बाद अगला नोटिस आपको जाता है 25/10/2019 में। 2019 में हमारी गवर्नमेंट तो नहीं थी। तीसरा नोटिस जाता है जनाब 28/12/2020। ये भी हुकूमत इमरान खान की थी। 31/3/2021 को एक और नोटिस गया है। ये भी इमरान खान का बिल्कुल हुकूमत खत्म होने वाली थी उस दौरान था। फिर एक नोटिस गया है 23/11/2022 को।
ये नोटिस हैं क्यों? मामला 2008 से शुरू होता है। जनवरी 2008 में मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान से ही तजाविज नहीं किया गया, बल्कि 2012 में CDA की इजाजत और कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर ही बिल्डिंग का कब्जा मुद्दत से 3 माह पहले ले लिया गया। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माल CDA की इजाजत के बगैर चलाया जा रहा है। 10 अरब रुपए की 40 कनाल अराजी पर पार्किंग एरिया की तजावजात कायम की गयी। 3000 मुरब्बा गज अराजी इस्तेमाल करके CDA को मजीद 8 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बिल्डिंग प्लान भी गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया गया। 17 मार्च 2017 को सेंटोरस को जारी नोटिस और आयत जुर्माने से मुतल्लिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को तहरीरी तौर पर बताया गया। अप्रैल 2017 में मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान में तब्दीली CDA ने मुस्तरद कर दी। नवंबर 2017 में CDA ने शदीद मज़ाहमत के बावजूद बड़ा ऑपरेशन करके सेंटोरस से 20 अरब रुपए मालियत की 15 एकड़ अराजी वागुजार करवाई। अक्टूबर 2022 में होने वाली आतिशज़दगी की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सेंटोरस के पास NOC नहीं। बिल्डिंग बाइलाज की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। इमारत में ना तो CDA एक्ट के मुताबिक फायर एंड सेफ्टी सिस्टम है, न ही बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक NOC। जिले इंतजामिया के 12 नोटिस के बावजूद फायर एंड सेफ्टी का NOC तक हासिल न किया गया, जिससे कीमती जिंदगियां दाव पर लगाई जा रही हैं। खुदा न खास्ता किसी कीमती जान का वहाँ पे नुकसान हो जाता, कौन जिम्मेदार था? जो आग लगी है इसका जिम्मेदार क्या CDA? इसका जिम्मेदार क्या वफाकी हुकूमत है? लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तफरी के लिए उस मॉल में जाते हैं। हकायक को देखते हुए तो इंतकामी कार्रवाइयों के इल्जामात पर यही कहा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो भी धौंस जमा के। इस्लामाबाद में सेंटोरस शॉपिंग मॉल बनाने और इसको चलाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गईं और तमाम कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। इस तमाम गैर कानूनी इक़दामात पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि एक तो इमारत मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान से तजावुज़ करके बनाई गई है, कब्ज़ा भी मुद्दत से 3 माह पहले ले लिया गया, CDA से इजाज़त भी नहीं ली गई थी, तो ज़ाती कारोबार चलाने के लिए इस तमाम गैर कानूनी इक़दामात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है ये बिल्डर माफिया जिसके वजह से पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हुई है, ये वन ऑफ द बिल्डर माफिया का ये काम है। इसमें पाक गल्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस प्रोजेक्ट की ओनर है वो इन्वॉल्व है। ये बिल्डर है, इनका टॉप सिटी इस्लामाबाद, टॉप सिटी DHA के अंदर भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो लिया था CDA से तकरीबन 6.5 एकड़ जो है वो लिया था 2005 में और उसकी पेमेंट भी जो है वो इंस्टॉलमेंट में करनी थी। अबाउट 6 बिलियन रुपीस की पेमेंट थी जो उन्होंने कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि बिल्डर माफिया का काम यही है कि वो चीज़ें ले लेते उसके बाद कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेते, तो बहाना करके उसकी पेमेंट डिले करते चले गए और आज तक इसके अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट जो ये प्रोजेक्ट बनाया था पाक गल्फ के अंदर जो है वो कंपनी जो थी वो सऊदी अरब अल-तमीम कंपनी और पाकिस्तान की लियाज साहब की कंपनी की जॉइंट वेंचर था। उसके बाद सऊदी अरब वाले तो गायब हो गए। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो की थी चाइना स्टेट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ने। ये वही कंपनी है जिसने हयात एजेंसी बनाया था, वो भी लीगल था और हयात एजेंसी के अंदर भी CDA की वायलेशन थी और CDA ने उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया था कि वो होटल था, होटल की जगह उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना दिए थे। मगर बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगलाइज कर दिया जस्टिस साकिब निसार ने और उसके ऊपर 12 अरब का फ़ाइन लगा के उसके अंदर इसलिए कर दिया कि उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के प्रोजेक्ट थे। ये प्रोजेक्ट जो सेंटोरियस मॉल है उसके अंदर इतने डिफ़ॉल्ट हैं, इसमें होटल बनाना था, आज तक होटल नहीं बना। उसी बेसिस पे इसके ऊपर भी 12-14 अरब का केसेस होने चाहिए, मगर CDA के सब पिछली हुकूमतों में और आज तक जो है सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसके ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई हुई नहीं है, जो कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ हुई है जो हयात एजेंसी की है। तो इसके अंदर बिल्डर माफिया का जी आदिल साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आना चाह रही हूँ कि शॉपिंग मॉल बनाने के लिए 40 कनाल अराजी पर तजावुज़ात कायम तो की गई। अब इस तरह अगर हम देखें तो इंतज़ामिया ने किसी भी कानून और ज़वाबित की पासदारी तो की नहीं है, तो आपको क्या लगता है ताकतवर लोग, ताकतवर हल्के जो हैं कानून को क्यों अपना गुलाम समझता है? यही है ना, स्टेट कैप्चर इसी को कहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स बहुत ख़राब है।
पाकिस्तान करप्शन में ये टॉप पे जा रहा है कि ये सारे के सारे बिल्डर माफिया हो गए, ये एक्सपोर्ट माफिया हो गए, टेक्सटाइल माफिया हो गए, ये हुकूमतों को ख़रीद लेते हैं और हुकूमत से अपने मतलब के फ़ैसले कराते हैं, कोर्ट को फैसले अपने मतलब से कराते हैं, एजेंसी से। इसके ऊपर कोई आज तक करप्शन का केस ही नहीं हुआ है, जबकि दूसरे ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, मैंने बताया उसको हयात एजेंसी को, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलीगल प्रोजेक्ट को लीगलाइज कर दिया था, उसके पैसे भी आज तक पूरे नहीं मिले। तो ये जब तक के रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होगा, जब तक कि बिल्डर माफिया को ये सेंक्शन ना लगाई जाएंगी, ना बिल्डर माफिया को एमनेस्टी दी जाएगी, जो इमरान खान ने भी दी है, पिछले हुकूमतों में भी दी है, पिछले 40 साल से मिल रहे हैं पाकिस्तान में। ये प्रोजेक्ट जो है रोल मॉडल है, इसको उठाना चाहिए। आदम सवाती ने ये 2017 के अंदर क्वेश्चन उठाया था, इसके ऊपर एक्शन ले। आज उसी की पार्टी का ये मेन बंदा है जिसका ओनर है और आज़ाद कमीशन का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारे के सारे पहले उनको ब्लैकमेल करते हैं असेंबली में आके, उसके बाद जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं पार्टी को और इलेक्शन जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले कहा जाता है कि इस पर आवाज़ उठाई जाए, जब खुद उसका हिस्सा बन जाते हैं तो फिर कहते हैं जी कि हम तो हक पर हैं। इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद थे आदिल गिलानी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। एक अहम दौरे की बात करते हैं। 6 साल बाद चीन के सदर शी जिनपिंग का आज से 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। 29 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। चीनी सदर दौरे में ऐसे वक्त जा रहे हैं कि जब वाशिंगटन और रियाद के दरमियान ताल्लुकात नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। चीन अरब सरबराही इजलास, बीजिंग और रियाद ताल्लुकात में अहम संग मील। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर चीनी सदर शी जिनपिंग 3 रोज के दौरे पर आज रियाद पहुंच रहे हैं। इस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान 110 अरब रियाल तकरीबन 29 अरब डॉलर के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। चीनी सदर का दौरा 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर रियाद और बीजिंग के दरमियान सकाफती ताउन के फरोग के लिए वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अवार्ड का इजरा भी किया जाएगा। दीगर मुआहिदों के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सऊदी अरब विजन 2030 और चीन बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर मुश्तरका पेशरफ्त के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। ये दौरा आलमी सियासत में बहुत अहम है कि जब रियाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में तनाव है। आलमी तवानाई की मंडी गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 है। इजलास में मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीकी मुल्कों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत मुल्की मईशत का इन्हिसार तेल के बजाय नई सनतों की तरक्की पर कर रहे हैं। सऊदी अरब नए इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर भारी सरमायाकारी कर रहा है। इन सारे मंसूबों में चीनी तामीराती कंपनियां उनकी माउपिन हैं। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। कराची में ऑनलाइन कमेटियों में मुबैना फ्रॉड का मामला। मुबैना फ्रॉड की मरकजी किरदार सिद्रा खलील की अदालत में दायर दरख्वास्त की तफसीलात सामने आ गई हैं। सिद्रा खलील की जानिब से दरख्वास्त दी गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोविड के दौरान कमेटी मेंबरान की जानिब से बर वक्त अदायगी ना होने के बायस रकम अदा नहीं कर सकी। बिल्कुल, इस अहम खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि कराची में ऑनलाइन कमेटियों में मुबैना फ्रॉड का ये मामला है। मुबैना फ्रॉड की मरकजी किरदार सिद्रा खलील की अदालत में दायर दरख्वास्त की तफसीलात सामने आ गई हैं। सिद्रा खलील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि कोविड के दौरान कमेटी मेंबर्स की जानिब से बर वक्त अदायगी ना होने के बायस रकम अदा नहीं कर सकी। स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स के बाद लाहौर की हुदूद में निजी इदारे और सब ऑफिस भी जुमा और हफ्ता बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है? उस्मान, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्मोक के हवाले से, उसमें क्या कहा गया है? फैसला किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीडीएमए ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। लाहौर में स्मोक की वजह से लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में कहा गया कि लाहौर की हदूद में काम करने वाले तमाम निजी इदारे और सब ऑफिस बरोज जुम्मा हफ्ता जो है वो बंद रहेंगे। और इस नोटिफिकेशन का इत्तलाक जो है वो 7 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। जी ठीक है, इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया। पंजाब में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक इजाफा। हर 1 मिनट 45 सेकंड पर हादसा मामूल बन गया है। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर सजाएं मजीद सख्त करने के लिए रोड सेफ्टी कमेटी कायम कर दी गई है। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब में 1.25 मिनट बाद एक ट्रैफिक हादसा। रोजाना औसतन 1000 हादसा रिपोर्ट होने लगे। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज की तशवीशनाक अदादोशुमार की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 2004 से अब तक 34 लाख हादसा पेश आए। ग्लोबल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत पंजाब को 2030 तक हादसा में 50% कमी का टास्क सौंपा गया। तर्जुमान इमरजेंसी सर्विसेज फारूक अहमद ने अवामी लापरवाही को बड़ी वजह करार दे दिया। इस माह नवंबर के महीने में रेस्क्यू 1122 लाहौर ने 8,200 से जायद रोड ट्रैफिक क्रैशेस के ऊपर रिस्पांस किया और इन 8,000 से जायद रोड ट्रैफिक क्रैशेस में 8,636 लोग जो हैं वो इसके नतीजे में जख्मी हुए और 50 लोगों की मौके के ऊपर मौत वाक़ई हो गई। इसमें सबसे अहम बात यह है कि इन इंसिडेंट में, इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो मोटर बाइक का है। पंजाब रोड सेफ्टी कमेटी हादसात में कमी लाने के लिए सख्त सजाओं की तजावीज जल्द हुकूमत को भिजवाएगी। लाहौरियों ने कवानीन तोड़ने की अनोखी मंतक पेश कर दी। मुझे सांस का मसला जरा, तो इसलिए मेरा सांस घुटता है। अच्छा। इसलिए मैंने पहनता नहीं। बाल खराब हो जाते हैं। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। पापा पुलिस में हेलमेट नहीं पहनना, ये क्या बात हुई भाई? ठीक से आए, माजूद चाहते हैं, नहीं पहन सके। पंजाब हुकूमत ने कम उम्र ड्राइवर, खराब हेडलाइट वाली गाड़ियों, रात में सड़क पर मौजूद रेडियो और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उस्मान अलीम, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। उस्मान अलीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। उस्मान, बताया जा रहा है कि लाहौर की मुतादिद सड़कें ऐसी हैं जो कि जानलेवा साबित हो रही हैं। कैनाल रोड पर सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं इस वक्त कैनाल रोड पे मौजूद हूँ जो कि लाहौर की सबसे मसरूफ़ तरीन शराह है और लाहौर की जान भी जानी जाती है और जान लेने वाली सड़क भी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बर्क रफ्तारी से गुजरती हुई गाड़ियाँ जो हैं वो शहरी के लिए ट्रैफिक हादसात का बाइस बनती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन वे की खिलाफ जाती है और बजाय शहरी थोड़ा आगे से यूटर्न लेके आने के शॉर्टकट के चक्कर में ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। जैसा कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यूटर्न लेकर ट्रैफिक सड़क क्रॉस कर रही है और सर्विस लेन की तरफ आ रही है। बजाय इसके कि मज़ीद अगला यूटर्न लिया जाए, शहरी यहीं से यूटर्न लेते हैं और ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। ये कैनाल रोड पर कोई एक पॉइंट नहीं, ऐसे दर्जनों पॉइंट्स जो हैं वो कैनाल रोड पर मौजूद हैं जहाँ पर शहरी जो हैं वो इसी तरह ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं और ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। हवेलिया में फिजाई तैयारे के हादसे को 6 साल गुजर गए हैं, तहां बटौलनी की फिजा आज भी सोगवार है। सानिया, हवेलिया को 6 बरस बीत गए। दस दिसंबर 2016 को चित्राल से उड़ान भरने वाला PIA का तैयारा हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ था। वाक़ये में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद शहीद हुए। जाए हादसा पर स्कूल के बच्चों ने फातिहा ख्वानी की। शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान करीम की तिलावत और नात ख्वानी भी की गई। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे। तलबा का कहना था कि शोहदा को खराज अकीदत पेश करने आए हैं। बच्चियों ने हादसे की जगह फूलों का गुलदस्ता भी रखा। 6 साल गुजरने के बावजूद आज भी अवाम अफसोसनाक सानिया को फरामोश नहीं कर सके। आतिफ कयूम, काक, बटोलनी। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी वो मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। और अभी आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर टीम होटल के बाहर मराकेश टीम का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में मराकेश की तारीखी कामयाबी और उसके बाद शानदार लम्हा। पेनल्टी पर फैसला कुल गोल करने वाले अशरफ हकीमी वालदा के पास पहुंचे तो उन्होंने खूब प्यार किया। मराकेश की टीम होटल पहुंची तो हुआ शानदार इस्तकबाल।
खिलाड़ियों ने रिवायती रक्स करके माहौल को गरमा दिया। होटल के अंदर भी मराकश के झंडों की बहार स्टाफ ने जबरदस्त अंदाज में वेलकम किया। कतर से शुरू होने वाला जश्न दुनिया भर में फैल गया। मराकश में परस्तार सड़कों पर निकल आए, झूमते गाते खुशी मनाते रहे। लंदन, फिलिस्तीन, फ्रैंकफर्ट समेत मुतअद्दिद ममालिक के शहरों में मद्दाहों का जश्न। स्पेन और हॉलैंड में भी मराकश के मद्दाहों ने जबरदस्त आतिशबाजी की।